अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और मैंने आपको बुक भी रिकमेंड की हुई है। तो आज हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे 2.15, पेज नंबर है 158। मैंने आपको नोट्स इसके सेंड कर दिए हैं। अगर आप ये देखें इस प्रपोजिशन से जस्ट अबव ऊपर इस प्रपोजिशन का नाम सजेस्ट किया हुआ है लिटिलवुड्स थर्ड प्रिंसिपल। जो बुक मैंने आपको भेजी आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो लिटिलवुड थर्ड प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये उसकी स्टेटमेंट है। तो सिंपल सी बात है, लिटिलवुड थर्ड प्रिंसिपल ये बताता है कि एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज नियरली यूनिफॉर्म। आपको पता है कि बहुत हमारे पास डिफरेंट किस्म की कन्वर्जेंस होती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होती है, हमारे पास यूनिफॉर्म भी होती है, वीक कन्वर्जेंस, स्ट्रॉन्ग और बहुत सी कन्वर्जेंस है। तो हमें ये थ्योरम ये बताता है कि मेजरेबल फंक्शन की कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगी तो वो हमारे पास नियरली यूनिफॉर्म होगी। अगर तो हमारे पास कन्वर्जेंस ऑलरेडी ही यूनिफॉर्म है तो फिर तो ये रिजल्ट ट्रिवियल हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास जिस तरह की पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो या किसी भी तरह की कन्वर्जेंस हो तो हम हमें लिटिलवुड थर्ड प्रिंसिपल ये बताता है कि हम एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज यूनिफॉर्म। लेकिन इसकी कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि आपके पास एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट विद अ सेट ए ऑफ फाइनाइट मेजर। और मिसाल के तौर पे आपके पास ये आपके पास ई है और ये ए है। तो ये हमें लिटिलवुड थर्ड प्रिंसिपल ये बताता है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज यूनिफॉर्म विद अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर ऑफ आउटसाइड। कि एक हम सेट ले ए जिसका मेजर क्या हो, स्मॉल, आर्बिट्रेरी स्मॉल, इसके आउटसाइड हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी आउटसाइड अ सेट ए ऑफ आर्बिट्रेरी स्मॉल मेजर। अगर आप ये ई है और इसके अंदर एक सेट ए है, अगर इसका मेजर स्मॉल है, अगर इसका मेजर क्या है, स्मॉल है, तो इसके आउटसाइड यहां पर हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। लेकिन अगर इस सेट ए का मेजर स्मॉल नहीं है तो फिर हमारे लिटिलवुड थर्ड प्रिंसिपल हमें गारंटी नहीं देता कि वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी। सही है। तो मैं अब एक बार फिर रिपीट कर दूं, एवरी सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज यूनिफॉर्म आउटसाइड अ सेट ए ऑफ आर्बिट्रेरी स्मॉल मेजर। देखें, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट let fn be a sequence of measurable functions defined on a measurable set e of finite measure। इस e का measure क्या है, finite है, और f क्या है, वो भी measurable real valued function है। हमारे पास fn भी सीक्वेंस है measurable function की और f भी measurable function है, और fn जो है वो f को कन्वर्ज कर रहा है for each x। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट वाइज होगी, अगर यूनिफॉर्म होती तो ये रिजल्ट ट्रिवियल हो जाता। Then given epsilon greater than 0 there exists a sigma greater than 0 there is a measurable set A। ये देखिए ये A और इस A का मेजर क्या है, स्मॉल है। तो हमारे पास क्या है, फॉर इंटीजर P such that for all x does not belongs to A। अगर वो A में बिलोंग नहीं करता, मतलब x जो है कहाँ पे बिलोंग करेगा, A के कॉम्प्लीमेंट में। इसका ये मतलब ये है कि x कहाँ पे बिलोंग करेगा, A के कॉम्प्लीमेंट में। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे तो एफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। मतलब यह है कि ए के कॉम्प्लीमेंट से आप पॉइंट लेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये इसकी स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले बता चुका। अगर इसमें कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे लेक्चर में डिस्कस कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसका प्रूफ करने लगे हैं। हम एक ऐसे सेट बनाते हैं जी एन जहां पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है। हम ऐसे पॉइंट्स का एक सेट बनाते हैं जहां पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है। क्योंकि हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, इसलिए हम वो पॉइंट जहां पर कन्वर्जेंस नहीं है हमने उसका एक सेट बना लिया, उसका नाम क्या रख दिया, जी एन। द फंक्शन एफ एन एंड एफ आर मेजरेबल। हमें पता है कि एफ एन भी मेजरेबल है और एफ भी मेजरेबल है। देखिए एफ एन भी मेजरेबल, एफ भी मेजरेबल, तो इनका डिफरेंस भी मेजरेबल, और हमें पता है कि अगर आपके पास सेट मेजरेबल हो तो उसका मॉड भी मेजरेबल होता है। तो ये देखिए ये सेट भी हमारे पास मेजरेबल। तो इसका मतलब है कि इसके मेजरेबल होने की वजह से और इसके मेजरेबल होने की वजह से इनका डिफरेंस भी मेजरेबल हो गया, फिर उनका मॉड भी मेजरेबल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने सेट बनाया जीएन, ये भी अब हमारे पास मेजरेबल हो गया। तो एफ एन भी मेजरेबल, एफ भी मेजरेबल, द सेट एस एन
is measurable for each n. अच्छा, अब हम एक सेट बनाते हैं EP. EP में E के वो पॉइंट्स है जहां पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है. अगर आप ये देखें कि ये सेट डिपेंड करता है P पर. P को अगर हम 1 करेंगे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, E1 एक सेट आएगा. P को रखेंगे हम 2 तो हमारे पास E2 दूसरा सेट आएगा. एक्चुअली आप देखें तो ये पूरे का पूरा Gn बनता है फॉर n इज इक्वल टू P से लेकर इन्फिनिटी. तो ये हमने एक सेट बनाया EP जहां पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है. अच्छा, अब ये द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमारे पास EP ऑफ मेजरेबल सेट्स की इज डिक्रीजिंग. क्यों डिक्रीजिंग है ये देखिए मैं आपको बताता हूं. अगर आप P को रखें 1, डिक्रीजिंग क्या होगी, जैसे जैसे P बढ़ेगा एक्चुअली ये सेट छोटा होता रहेगा. तो अगर आप P को 1 रखते हैं मिसाल के तौर पे, तो देखें P में कैसे पॉइंट्स आएंगे, E के वो पॉइंट्स आएंगे सच दैट f एन x माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर आप P को रखते हैं 2 तो इसमें वो पॉइंट्स आएंगे एप्सिलॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसी तरीके से आप E3 लेंगे तो इसमें ये तमाम आएगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सही है. अच्छा, अब ये देखिए E1 में वो तमाम पॉइंट्स आ रहे हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देखिए 1 से आगे क्या पड़ा, 1 2 3 4 5 6. अब ये है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो अब ये देखें कि इसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसमें 1 भी है, 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसमें है 2 3 4 5 6, और इसमें है 3 4 5. अब ये देखें जैसे जैसे ये P बढ़ता जाता है एक्चुअली ये सेट छोटा, इसमें कम पॉइंट्स आएंगे, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, इसमें उससे कम होंगे और इसमें इससे कम, क्योंकि ये n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है एंड सो ऑन, और इसमें 1 शामिल नहीं है, इसमें 2 शामिल है, 3 एंड सो ऑन. तो इसमें एक पॉइंट कम है, वो क्या है 1. इसी तरीके से ये अगला जो E3 आएगा वो 3 से स्टार्ट होगा, उसमें 2 भी नहीं होगा, उसमें 1 भी नहीं होगा. इसका मतलब है कि हमने 2 पॉइंट्स इसमें कम है. तो जैसे जैसे हमारा P बढ़ता जाएगा ये सेट एक्चुअली छोटा होता रहेगा. तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास EP है मेजरेबल सेट्स, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. और आपको एक बात पता है कि जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, जब हम उसका इंटरसेक्शन, आप चैप्टर नंबर 3 है ये आपका, चैप्टर नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3.5, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये थ्योरम है आपका 3.5 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 थ्योरम 3.5. इसमें ये हमें ये बताया गया है कि आपके पास जो इंटरसेक्शन होता है, अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो तो आपके पास ये इंटरसेक्शन होता है, ये आपके पास लिमिट में बदल जाता है. मेजर ऑफ ई, इंटरसेक्शन बाहर आ जाता है लिमिट्स की सूरत में. चलो अच्छा, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. सिंस हमें पता है कि कन्वर्जेंस हमारे पास फॉर ईच एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p इज सच दैट f एन x माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन लेस देन एप्सिलॉन. ये हमारे पास कन्वर्जेंस है. दिस गिव दैट फॉर ईच x इन G1 G2 G3 Gp माइनस 1 बट नॉट इन Gp. क्यों? देखें हमारा n कहां से स्टार्ट हो रहा है, P से. इसका मतलब है जैसे ही हमारा n P होता है, P होगा, P+1 होगा, P+2 होगा, तो हम इनमें से किसी एक में आ जाएंगे. और इस सेट में आने का मतलब है कि हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है. तो इसका मतलब है जो भी हमारे पास कन्वर्जेंस है, हम किस में मौजूद होंगे, या तो G1 में होंगे, G2 में, G3 में, या Gp-1 में. Gp में नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही हम Gp में होते हैं तो हम इनमें से किसी एक में चले जाएंगे, उसमें हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है. तो हम G1 में है, G2 में, G3 Gp-1 बट नॉट इन Gp, Gp+1, Gp+2 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है कि अगर हम Gp1 P में भी नहीं है, फिर और आगे P+1 में भी नहीं है, P2 में भी नहीं है, P3 में भी नहीं है, इसका मतलब है हम किसी भी Gn की यूनियन में नहीं है. इसका मतलब है हम किसी भी EP में नहीं है. तो हम x जो है हमारे पास, हम EP में नहीं है. तो इसका मतलब है कि हमने एक पॉइंट x हमने EP, हमें ये बात पता है. तो इसका मतलब है ये हमारे पास EP डिक्रीजिंग सीक्वेंस है.
जो ईपी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आपको पता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस का इंटरसेक्शन क्या है, वो होता है 5। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5। तो वही हमने जो मैंने आपको बताया थ्योरम नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 2, लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी m ऑफ ep इज इक्वल टू m ऑफ 5। तो ये हमारे पास 5 है, और आपको पता है कि खाली सेट का मेजर क्या होता है, 0। तो अगर मैं इसको अब लिखना चाहूँ बाय डेफिनेशन, तो इसका मतलब जब मैं लिमिट हटाऊंगा तो m ऑफ p ep लेस देन सिग्मा। अच्छा, अब हमने ये लिखा होता है कि m ऑफ ep लेस देन सिग्मा। तो ईपी की जगह जो हमारे पास सेट था हमने वो पुट कर दिया फॉर सम लेस देन सिग्मा। इस ईपी को नाम दे देते हैं ए का। तो एम ऑफ ए लेस देन सिग्मा, तो इसका मतलब है ए हमें एक ऐसा सेट मिल जाता है, मेजरेबल सेट, जिसका मेजर क्या है, आर्बिट्रेरी स्मॉल है। और आप देखें इस ए पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है। अगर इस ए पर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं है, और अगर ए पर कन्वर्जेंस नहीं है तो ए की कॉम्प्लीमेंट पर, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए के कॉम्प्लीमेंट में कैसे पॉइंट्स होंगे, जिस पर कन्वर्जेंस होगी। ए में वो पॉइंट है जिस पर कन्वर्जेंस नहीं है, और इसके कॉम्प्लीमेंट में वो पॉइंट होंगे जिस पर कन्वर्जेंस होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ये देखिए आपको कहीं पर भी यहाँ हमारी जो कन्वर्जेंस है वो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जब हम एक्स पर डिपेंड नहीं करते तो इसका मतलब है हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट पर आउटसाइड द सेट ए हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो यही हमने इसमें शो करना था कि हमें यही लिटलवुड थर्ड प्रिंसिपल यही बताता है कि every convergent sequence of measurable function is uniform outside a set A of arbitrary small measure। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 2.16 बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हो मेजरेबल फंक्शंस की डिफाइंड ऑन अ सेट E ऑफ फाइनाइट मेजर, सपोज दैट देयर इज अ रियल नंबर m such that fn(x) लेस देन इक्वल टू m। का मतलब है हमारे पास फंक्शन fn क्या है, बाउंडेड, इसलिए इसको बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम कहा गया कि fn हमारे पास क्या हो, बाउंडेड हो फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल x इफ fn(x) f को क्या करता हो, कन्वर्ज करता हो। अब ये हमें कन्वर्जेंस नहीं बताएगी कि पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म है, बस ये बताएगी कि कन्वर्जेंस है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू E देन इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ fn। ये हमें रिजल्ट ये बताता है कि अगर आपके पास आपके पास सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन हो और ये बाउंडेड हो, और fn अगर f को कन्वर्ज करता है, तो अगर fn f को कन्वर्ज करता है तो इसके इंटीग्रल को कन्वर्ज करता है। इन जनरल ऐसा नहीं होता कि अगर fn f को कन्वर्ज करे, तो इन जनरल ऐसा नहीं होता कि इसका इंटीग्रल इसके इंटीग्रल को कन्वर्ज करे। तो लेकिन इस पे हमारे पास कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि fn हमारे पास बाउंडेड हो, मेजरेबल हो, तो फिर इसका इंटीग्रल इसके इंटीग्रल को कन्वर्ज कर जाता है। हाँ जी, अब हम इसका प्रूफ करने लगे हैं। हमें नहीं पता कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या पॉइंट वाइज, तो इसका हमें केस बनाया है। तो fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू f। अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो वो हमें पता है बाय डेफिनेशन fn(x) माइनस f(x) लेस देन एप्सिलॉन ओवर m ऑफ e। ये फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी यूनिफॉर्म की। तो इन पर्टिकुलर हमने एप्सिलॉन ओवर m ऑफ e, हमें पता है कि ये नंबर क्या है, फाइनाइट है, तो ये भी कोई नंबर होगा, एप्सिलॉन भी कोई नंबर होगा, तो ये भी कोई ना कोई हमारे पास नंबर होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n स्टेरिक। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है कि f इज मेजरेबल। क्यों मेजरेबल है? क्योंकि fn हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो अगर fn कन्वर्जिस करता हो f को यूनिफॉर्मली, तो अगर fn सीक्वेंस है मेजरेबल्स की, तो f भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। अगर fn f को कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली, तो अगर fn मेजरेबल है तो फिर ये भी मेजरेबल है। लेकिन अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता और ये मेजरेबल है, तो इसके मेजरेबल होने की कोई गारंटी नहीं है। तो यूनिफॉर्म होने की वजह से f हमारे पास मेजरेबल है। अच्छा, हमें पता है कि fn(x) क्या है, बाउंडेड है, तो दोनों तरफ हमने लिमिट्स ले ली। एन तो n अप्रोचेस इन्फिनिटी, इस पे क्योंकि m पे n है नहीं, तो ये n अप्रोचेस इन्फिनिटी है कि माड हमारे पास कंटिन्यूस होता है, तो लिमिट अंदर बाहर हो सकती है। तो हम लिमिट को अंदर ले गए हैं, और हमें पता है कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी f(x) इज इक्वल टू f(x), तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है, तो आप x लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप सिंपल FN भी लिखते हैं और X नहीं लिखते तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंस हमारे पास यूनिफॉर्मली है। तो FN लेस देन M। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि FN भी मेजरेबल है और हमारे पास F भी मेजरेबल है, एंड डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज आल्सो मेजरेबल। तो हमारे पास FN माइनस F भी मेजरेबल है। इसी तरीके से हमने प्रोपोजिशन पढ़ी है इससे पहले कि फंक्शन अगर मेजरेबल हो, हमने एक बात पढ़ी है कि अगर F मेजरेबल हो, F क्या हो, मेजरेबल हो, तो उसका माड भी मेजरेबल होता है। ये हमने पढ़ी हुई है प्रोपोजिशन, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका हवाला भी दे दूं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो जी। ये प्रोपोजिशन है हमारे पास। अच्छा, हमें अगर F मेजरेबल हो तो उसको माड भी मेजरेबल होता है। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 101, लिखूंगा नहीं, याद रख लें, पेज 101 थ्योरम 1.6, इसकी ये क्वाड्री है 10। इसकी प्रोपोजिशन है कि अगर फंक्शन मेजरेबल हो तो उसका माड भी मेजरेबल होता है। तो अगर FN भी मेजरेबल है, F भी मेजरेबल है, तो इनका डिफरेंस भी मेजरेबल है, और अगर फंक्शन मेजरेबल हो तो उसका माड भी मेजरेबल होता है। तो ये चीज तो हमें मिल गई कि मेजरेबल है। इसी तरीके से ये चीज बाउंडेड भी है। इसी तरीके से ये चीज हमारे पास बाउंडेड, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि FN भी बाउंडेड है और F भी बाउंडेड। ये देखें, FN का तो हमें कहा गया था कि बाउंडेड है थ्योरम की स्टेटमेंट में, और अगर FN है तो ये देखें यहाँ से हमने f(x) भी बाउंडेड हो गया, और अगर FN भी बाउंडेड है, F भी बाउंडेड है, तो इनका डिफरेंस भी बाउंडेड है। और अगर फंक्शन बाउंडेड हो तो इसका मतलब होता है कि इसका माड बाउंडेड। तो हमारे पास ये FN माइनस F का माड हमारे पास बाउंडेड है एंड मेजरेबल है। अब हमने क्या किया, इस FN माइनस F का माड किससे लेस है, हमने शुरू में लिखा होगा, वो हमारे पास लेस था FN। हमने ये देखिए, हमने लिखा होता है कि FN x माइनस F ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन ओवर M ऑफ E। तो आप बेशक x लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ये देखिए, अब ये यही चीज है। तो ये किससे लेस है, तो जब हम इस पे इंटीग्रल लेंगे ओवर द सेट E, तो जब हम दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे यहाँ पर ओवर द सेट E, तो आपको पता है कि ये चीज बाहर आ जाएगी और इस E का मेजर आ जाएगा। ये भी हमने प्रोपोजिशन की हुई है, ये मैंने आपको दिया था करने के लिए, आप देख सकते हैं, खुद ही देख लेंगे। अच्छा, तो ये देखिए, ये रिमार्क है 138 पेज पे, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, असाइनमेंट नंबर 2 थी, ऑब्जर्वेशन 2.2। इसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि जब आप इंटीग्रल लेंगे ओवर द सेट E, तो ये चीज बाहर आ जाएगी और इस E का मेजर आ जाएगा। तो ये E का मेजर आ गया, ये चीज बाहर आ गई, तो ये आपस में कैंसिल, तो ये आ गया एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है माड ऑफ F माइनस F लेस देन, और हमें पता है कि माड ऑफ द इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द माड। तो ये जब ये अंदर शिफ्ट होता है तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाता है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये भी अपने प्रोपोजिशन की हुई है इससे प्रीवियस। तो ये और ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। इसका मतलब है कि ये चीज हमारी किससे लेस हो गई, एप्सिलॉन से। और हमें ये बात पता है कि मेजरेबल फंक्शन हो तो हम ये इंटीग्रल अलग-अलग कर सकते हैं। इस पर हमने इंटीग्रल अलग ले लिया और इस पर इंटीग्रल अलग ले लिया। तो इसका मतलब है इसका और इसका माड लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी माड ऑफ Fn कन्वर्जेस टू इंटीग्रल ऑफ Fn कन्वर्जेस टू इंटीग्रल ऑफ F। चलिए, अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि Fn कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज टू F। अच्छा, अभी पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। Fn हमारे पास मेजरेबल्स भी है, तो ये Fn हमारे पास सेटिस्फाई करता है लिटलवुड थर्ड प्रिंसिपल की कंडीशंस को। तो लिटलवुड थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता था कि फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ सिग्मा ग्रेटर देन 0 एंड एन इंटीजर, वहां पर इंटीजर था p, यहां पर इंटीजर मैंने ले लिया n स्टेरिक, एंड a जो कि E का एक सेट था, और उस A का मेजर क्या होता था, स्मॉल, मतलब लेस देन सिग्मा, आप देख सकते हैं। और A के कॉम्प्लीमेंट पर हमारे पास क्या होती थी, कन्वर्जेंस होती थी यूनिफॉर्मली। तो वो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन ओवर 2m E फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n स्टेरिक। तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई लिटलवुड थर्ड प्रिंसिपल की। तो अब ये देखें इंटीग्रल ऑफ Fn माइनस ये माड, अब मैंने क्या किया, इंटीग्रल कॉमन ले लिया यहाँ पर, और हमें ये बात पता है कि E किसके बराबर होता है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट हो तो आप ये मैं आपको अगर इस तरह हो A यूनियन A डैश हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ FA प्लस इंटीग्रल ऑफ FA डैश। ये प्रोपोजिशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने
की भी है। ये है जनाब प्रपोजिशन है आपकी 2.13 का 5th कंपोनेंट कि आप ए यूनियन ए डैश को देखें, इस पे इंटीग्रल ए पे अलग ले लिया, फिर ए डैश पे अलग ले लिया। अच्छा अब हमें पता लेस देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का माड लेस देन इक्वल टू ए माड प्लस बी माड। ये देखिए ये बाहर था माड ओवरऑल, तो जब हम इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो ए माड प्लस बी माड, तो ए प्लस बी का माड लेस देन इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माड लेस देन इक्वल टू ए माड प्लस बी माड। तो ये देखें इस पर अलहदा माड और इस पर अलहदा। अब हमें पता है कि माड ऑफ द इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द माड, तो ये हमने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हमें बात पता है कि ए डैश पर हमारे पास एफ एन माइनस एफ किससे लेस है, एप्सिलॉन ओवर 2m ई। तो ये तो हमारे पास ए है, ये तो हमारे पास एस टी रहेगा। इसमें हमने क्या किया, अलग माड अप्लाई कर दिया, साथ में इंटीग्रल ले लिया, और ये लेस देन, और ये किससे लेस है, एप्सिलॉन ओवर 2m ई, क्योंकि इंटीग्रल है ओवर द सेट ए डैश। तो वही पुरानी बात जो मैंने पहले बताई थी, इस ए डैश का हम क्या ले लेंगे, मैयर, एम ऑफ ए डैश। अच्छा जी, ये फिर वही हमने लिखा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एन इंटीग्रल ओवर ए, ये हमने भी लिखा था एप्सिलॉन ओवर 2m ई ज़रब एम ऑफ ए डैश। अच्छा हमें ये बात पता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एन हमने पहले बताया था कि किससे छोटा है, एम से, और मॉड ऑफ एफ किससे छोटा है, वो भी है एफ एम से, प्लस ई ओवर 2m ओवर ई। अब हमें ये बात पता है, हमने पहले बताया था कि ए जो है वो किसका सबसेट है, ई का, ए किसका सबसेट है, ई का। अगर और ए डैश ऑफ वो भी किसका सबसेट है, ई का। तो अगर ए ये इसका सबसेट है तो इसका मैयर भी इससे छोटा होगा। तो मैयर ऑफ ए डैश लेस देन मैयर ऑफ एम ऑफ ई। अच्छा अब हमें ये कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएगा एम, और साथ में इसका ए का मैयर एम ऑफ ए। सिमिलरली एम बाहर आ जाएगा, इस ए का मैयर, प्लस ये एम ऑफ ई आ गया, ये ई एम ऑफ ई से कैंसिल किया गया, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये होगा 2m मैयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अच्छा अब हमें ये बात पता है कि हमने स्टार्ट में लिखा था कि m ऑफ ए लेस देन सिग्मा, और सिग्मा जो था हमने एक पर्टिकुलर नंबर था, हमने इसको रखा था एप्सिलॉन ओवर 4m। तो ये m ऑफ ए की जगह हमने एप्सिलॉन ओवर 4m, m से कैंसिल, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ये भी एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर आप हाँ शुरू में जाए तो हमने लिखा होता कि मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ एन मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ एन कन्वर्जेस टू मॉड ऑफ एफ फॉर ऑल एन करने इक्वल टू एन स्टैटिक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख लें, लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी ओवर द सेट ई एफ एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ। जी ये था आपका बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। अच्छा अब आपने क्या करना है, इससे ये एग्जांपल है आपकी 2.17, ये मैं बता रहा हूँ 2.17, इससे आगे एग्जांपल ये आपने खुद करनी है, ये आपके असाइनमेंट है। और इसके अलावा आपका 162 इससे जस्ट अबव 162 इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शंस, इसकी डेफिनेशन को खुद समझना है आपने, और इसकी प्रपोजिशन है 3.2 इसके 5 कंपोनेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से आगे है एग्जांपल है 2.17, ये आपने खुद करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। और इससे नेक्स्ट आ गया है न्यू टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी आपने खुद करनी है अच्छे से, और इसकी प्रपोजिशन 3.2 भी आपने खुद करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा, आप अच्छी तरह देख लें, कर